गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें वैल्यू को डिटरमाइन करने की नीड क्यों होती है। अगर जब हम सप्लाई करते हैं, एक सप्लायर जब सप्लाई करता है तो वो सप्लाई जो कर रहा है, अगर तो वो सप्लाई मनी में कर रहा है, इट मीन्स कि अगर वो सप्लाई के बदले में वो कंसिडरेशन गेन कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसे जो है वो वैल्यू को डिटरमाइन करने की नीड ही नहीं है, बिकॉज ऑफ कि जितने की जो वो सप्लाई कर रहा है उतने के बदले उसे वो वैल्यू जो है वो रिसीव हो रही है। ठीक है, बट प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर हम जो है वो मनी में वैल्यू रिसीव नहीं कर रहे होते। इट मीन्स कि अगर जैसे सपोज करो कि हमें कुछ काइंड में मिल गया हो वैल्यू की जगह पे, यानी कि अगर मैं सप्लायर हूँ और मैं सप्लाई कर रही हूँ, चाहे गुड्स की सप्लाई कर रही हूँ और सर्विसेज की सप्लाई कर रही हूँ, मैं कुछ भी सप्लाई कर रही हूँ और बदले में कंसिडरेशन एज अ मनी ना लेकर रिसीव करके मैं कुछ काइंड में रिसीव कर रही हूँ, या हाफ पार्टली मैं काइंड में रिसीव कर रही हूँ, या पार्टली मैं जो है वो मनी में रिसीव कर रही हूँ, या होली जो है वो मनी में रिसीव नहीं कर रही हूँ, इट मीन्स कि काइंड में रिसीव कर रही हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करना पड़ता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के जो है वो कुछ रूल्स हैं कि किस तरीके से हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। तो हम देखते हैं थोड़ा सा। पहला है, देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, यानी कि जहां पर कंसिडरेशन जो है वो मैंने अभी बताया कि पूरी तरीके से मनी में कंसिडरेशन हमें नहीं मिल रहा है, यानी कि फुल वैल्यू जो है वो कंसिडरेशन के रूप ना वो एज अ मनी रिसीव ना करके हम एज अ काइंड रिसीव कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो काइंड रिसीव कर रहे हैं उस काइंड की वैल्यू क्या होगी उसे हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। तभी तो जब हम उसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तभी हम उसके ऊपर जीएसटी कितना लगेगा ये हमें समझ में आएगा, कितना अमाउंट हम उस पर जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा, ये बात हमें समझ में आएगी। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या लिखा है कि वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज फॉर अ कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी, द वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर जो कंसिडरेशन है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इन ल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वी रिसीव सम कंसिडरेशन, if not wholly in money, then जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा what will be that, वो होगा, देखो यो क्या होगा, फर्स्ट बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, यानी कि जो भी सप्लाई हुई है उस सप्लाई की ओपन मार्केट वैल्यू क्या होगी। इट मीन्स कि सपोज करो कि मुझे जो है मैं कुछ सप्लाई कर रही हूँ और उस गुड्स की वैल्यू मार्केट में अगर मैं किसी दूसरे बंदे को उसे सेल कर रही होती तो उस मार्केट में उससे मैं कितना रिसीव कर रही होती। एक तरह से हम एग्जांपल लेकर देखते हैं कि देखो, एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर एक टीचर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उनकी क्लास में 10 to 20 स्टूडेंट्स हैं और वो अपने सारे स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब वो अपने सारे स्टूडेंट्स से वो पर सब्जेक्ट 500 चार्ज कर रहे हैं। ठीक, अब एक नया स्टूडेंट आया, उसने बोला कि सर मैं यहाँ पे आके यहाँ पे मैं जो है वो पढ़ाई नहीं कर सकता, आप प्लीज मेरे घर आइए और मुझे वहां पर आकर पढ़ाइए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो है उस टीचर क्या उससे जो है वो 500 जैसे पर स्टूडेंट वो चार्ज कर रहा था, क्या वो उससे भी पर स्टूडेंट 500 ही चार्ज करेगा? नहीं, क्योंकि उसे स्पेशली उसके घर जाकर उसे पढ़ाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि वो यहाँ पर अगर 10 to 20 स्टूडेंट्स के सर से पढ़ा रहा था एक साथ और वो 500 रुपीज पर स्टूडेंट्स चार्ज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है उसे, यहाँ पे उसे अकेले घर पे जाके वहां पर उसको जाके पढ़ाना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो उससे डिफरेंट वैल्यू चार्ज करेगा। ठीक है, तो
अगर जो सपोज कि अब उसने कहा, जो उस बंदे को वो पढ़ा रहा है उसने कहा कि सर आप जो है वो आप मुझे घर पे आके पढ़ाओगे, तो ऐसा मैं आपको ना एक मतलब उसने ये सोचा कि अच्छा ठीक है ये मुझे घर पे आके पढ़ा रहे हैं तो मैं इन्हें कुछ गिफ्ट दे देती हूँ। तो एक बहुत इसलिए उसने एक वॉच जो है वो उसने उसे गिफ्ट दे दिया सर को, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में जो वॉच है उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो एज अ काइंड हो गई। उसने उसको पढ़, तो फिर इसने भी सोचा कि चलो भैया इसने मुझे 50,000 का की वो वॉच होगी, वो काफी एक्सपेंसिव वॉच थी, तो इसने भी सोचा कि टीचर ने भी कि चलो इसने अगर मुझे 50,000 का वॉच दे दिया है तो मैं इससे जो है वो फीस चार्ज नहीं करता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में वो फीस चार्ज नहीं करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में उस वॉच की वैल्यू को जो है, क्या हम माने कि भाई 50,000 रुपए ये पर स्टूडेंट जो है वो फीस चार्ज कर रहा है, ये हम नहीं मान सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। उस सप्लाई की ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, 5,000 रुपीज पर सब्जेक्ट। तो उस एक सब्जेक्ट की फीस कितनी है, 5,000 रुपीज। तो वो 5,000 रुपीज के ऊपर ही जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगा और उसी के ऊपर जो है वो जीएसटी पे किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता, इफ द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, बी द सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी and any such further amount in money as is equivalent to the consideration not in money if such amount is known at the time of supply। मतलब कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू किसी भी सिचुएशन में, कि अगर हो सकता है कि हमें ओपन मार्केट वैल्यू की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, यानी कि अगर जैसे कि अभी पैराडेमिक सिचुएशन हो गई थी तो कहीं पर भी फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो रही थी, तो अब जब फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो रही थी तो ऐसे सिचुएशन में हर टीचर्स जो है वो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे थे। तो जब ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे थे तो फेस टू फेस की क्लासेस तो हो ही नहीं। जब फेस टू फेस क्लासेस ही नहीं हो रही है तो हम फीस कितनी चार्ज करेंगे वो हमें पता ही नहीं है। अब उस बंदे ने हमें स्पेशली घर पे बुला लिया कि चलो भैया आप जो है वो अकेले मुझे आके घर पे पढ़ा दीजिए, तो मुझे ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है, या मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकता है कुछ भी रीजन की वजह से, वो अपना मतलब घर पे आकर आप मुझे पढ़ाइए, मुझे तभी ज्यादा समझ में आता है, तो वो अपना घर पे बुला रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ओपन मार्केट वैल्यू हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम फेस टू फेस तो हम क्लासेस ले ही नहीं रहे, तो उस तरह से हम किस तरीके से हम उसको असरटेन करेंगे कि अब ऐसी सिचुएशन में उससे अगर मैं कुछ फीस रिसीव कर रही हूँ तो वो फीस, और अगर मैं जो है वो सिर्फ वो उसने जो मुझे गिफ्ट दिया था सिर्फ वही गिफ्ट रिसीव कर रही हूँ तो वो गिफ्ट, ठीक है, दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे, गिफ्ट की वैल्यू और अगर मैं उससे कुछ रिसीव कर रही हूँ फीस इन मनी तो वो वैल्यू, और अगर मैं फीस इन मनी रिसीव नहीं कर रही हूँ सिर्फ गिफ्ट रिसीव कर रही हूँ तो गिफ्ट की वैल्यू, ठीक है। तो अगर गिफ्ट रिसीव कर रही हूँ तो गिफ्ट की वैल्यू, और अगर फीस भी ले रही हूँ तो गिफ्ट और फीस दोनों की वैल्यू को हम ऐड करेंगे, और उस ऐड जो हमने किया है वो वैल्यू जो है वो टोटल वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, और जीएसटी उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर क्लाउज ए and clause B, the value of supply of goods or services or both of like and quality। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मानकर चलो कि हमने जो ए क्लाउज में पढ़ा कि ओपन मार्केट वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे, बी पे पढ़ा कि वैल्यू ऑफ काइंड और वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन मनी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उस टोटल वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो इन दोनों ही सिचुएशन में अगर हमें फिर भी वैल्यू ऑफ सप्लाई हम डिटरमाइन करने में कैपेबल नहीं हुए तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ लाइक एंड क्वालिटी। यानी कि उसी तरीके के सेम सिचुएशन में
अगर कोई और टीचर मार्केट में बच्चों को पढ़ा रहे हैं फेस टू फेस, तो वो घर पे ट्यूशन ले जाके पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो फीस चार्ज करेंगे वो फीस जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं कि इफ द वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर क्लाउज ए, B or C be the sum total of consideration in money and such further amount in money that is equivalent to consideration not in money as determined by application of Rule 4 और Rule 5 in that order। यानी कि ऊपर के A, B, C तीनों ही सिचुएशन में अगर तो हमारा जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो गई तब तो ठीक, लेकिन अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारा डिटरमाइन नहीं हुआ तो फिर ऐसी सिचुएशन में रूल 4 और रूल 5 इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंसीडर करेंगे और इन दोनों के रूल्स को के अकॉर्डिंग फिर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। तो जब वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल 4 और रूल 5 जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में तो मैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल के लिए हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है बेसिकली कि अगर जब हम वैल्यू सप्लाई हम जब कर रहे हैं, सप्लायर एक सप्लायर है जो सप्लाई कर रहा है, जो वो सप्लाई कर रहा है जिस भी गुड्स की या जिस भी सर्विसेज की, उस गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को हम किस तरीके से डिटरमाइन करें। अगर तो वो वैल्यू, अगर सिंपल सी बात है कि अगर वो गुड्स सिंपल वैल्यू में मतलब सिंपल कैश में मनी में जो है वो रिसीव कर रहा है, यानी कि उसने सप्लाई किया और बदले में उसने क्या रिसीव किया, मनी रिसीव किया, तो ऐसे सिचुएशन में तो हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने की नीड ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई हमें कब नीड कब होती है डिटरमाइन करने की, जब हम मनी में रिसीव ना करके कंसिडरेशन हम क्या से रिसीव करते हैं, हम काइंड में रिसीव करते हैं। हम या तो पूरी तरह से काइंड में रिसीव होता है या फिर 50% काइंड में 50% मनी में 50, तो ऐसी भी सिचुएशन होती है। तो इन सभी सिचुएशंस में हम किस तरीके से वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, सप्लाई की वैल्यू को, वो हमने देखा। तो सबसे पहले कि ओपन मार्केट वैल्यू में उस तरह की सप्लाई आप किस अमाउंट से उसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी। अगर ओपन मार्केट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो जो कंसिडरेशन इन मनी में रिसीव कर रही हूँ वो और जो कंसिडरेशन इन काइंड में रिसीव कर रही हूँ उस काइंड की वैल्यू, उन दोनों को ऐड करेंगे और उस वैल्यू एडेड वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं पता हमें, अगर हमें ये भी नहीं पता कि जो काइंड हमने रिसीव की है उसकी कितनी वैल्यू है, जो हम उन दोनों को हमें नहीं पता, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम उस तरह के अगर यानी कि और मार्केट में दूसरे टीचर्स उसी तरह के ट्यूशंस पढ़ाने में या उस टाइप के उसी सब्जेक्ट्स के ट्यूशंस पढ़ाने में कितना फीस रिसीव करते हैं, तो उस को हम क्या कहेंगे, उस वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर ए, बी और सी तीनों ही सिचुएशन में हम डिटरमाइन करने में नहीं कर पाए हम तीनों ही कंडीशन में, तो फिर हम रूल 4 और रूल 5 की तरफ जो है वो मूव करेंगे और मूव करने के बाद हम रूल 4 और 5 को कंसिडर करेंगे कि उस वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम ये रूल 4 और 5 भी अभी हम इसको भी एक्सप्लेन में समझेंगे। फिलहाल मैंने थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैंने एक दो एग्जाम्पल लिए हैं, शायद आई होप कि उससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। देखो क्या लिखा है कि वेयर अ न्यू फोन इज सप्लाइड फॉर ₹20,000 along with the exchange of an old phone, and if the price of the new phone without exchange is ₹24,000, the open market value of the new phone is
24,000। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर बोला है कि एक नया फोन जो है वो सप्लाई किया जा रहा है 20,000 रुपए में अलोंग विद द एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड फोन, यानी कि ओल्ड फोन को एक्सचेंज किया है। एक बंदा शॉपकीपर के पास आया, सप्लायर के पास आया और उसने कहा कि मेरे पास एक ओल्ड फोन है, पुराना फोन है और अब आप मुझे जो है नया फोन चाहिए, तो आप ये पुराना फोन लीजिए और नया फोन जो है उसके बदले में मुझे आप दीजिए। तो नए फोन की वैल्यू उसने क्या कहा कि इफ द प्राइस ऑफ द न्यू फोन इज विदाउट एक्सचेंज इज 24,000, 24,000 रुपए का वो नया फोन है। और वो क्या कह रहे हैं, वो कस्टमर क्या कह रहा है कि 20,000 रुपए में आप मुझे दे दीजिए, और पुराना फोन यानी कि पुराने फोन की वैल्यू वो 4,000 रुपए लगा रहा है और 20,000 रुपए उससे मतलब उसको चार्ज करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स होगी वो क्या होगी, द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द न्यू फोन इज 24,000, तो ओपन मार्केट वैल्यू 24,000 ही होगी। 20,000 रुपए फोन की नहीं वैल्यू हम मानेंगे, हम क्या मानेंगे कि लेकिन सप्लायर तो रिसीव कर रहा है 20,000 ही, लेकिन हम वैल्यू क्या मानेंगे 24,000, क्योंकि ओपन मार्केट वैल्यू अगर वो किसी नॉर्मल सिचुएशन में अगर वो सेल करेगा तो वो 24,000 में सेल करेगा। नेक्स्ट हमारा देखो, वेयर अ लैपटॉप इज सप्लाइड फॉर 40,000 along with a barter of printer that is manufactured by the recipient and the value of the printer known at the time of supply is rupees 4,000, but the open market value of the laptop is not known। open market value लैपटॉप का हमें पता ही नहीं है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी 44,000। वो कह रहा है कि जहां पर सब लैपटॉप की सप्लाई हो रही है वो 40,000 की है, किसके साथ हो रहा है, बार्टर ऑफ प्रिंटर, विद अ बार्टर ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर के साथ, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रेसिपिएंट, जिसको किसने रेसिपिएंट ने बनाया है जो कि लैपटॉप रिसीव कर रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ द प्रिंटर नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज रुपीज 4,000, 4,000 का तो प्रिंटर ही की ही वैल्यू है। बट द ओपन मार्केट वैल्यू लैपटॉप का हमें पता ही नहीं है, मार्केट की वैल्यू पता ही नहीं है। तो अब देखो 40,000 जो है वो सप्लाई की जा रही है लैपटॉप की, वो कह रहा है 40,000 वो रिसीव कर रहा है, प्लस वो क्या है प्रिंटर की वैल्यू, तो प्रिंटर की वैल्यू कितनी है 4,000 रुपीज। तो अब क्या हुआ, बार्टर सिस्टम के यानी कि प्रिंटर वो दे रहा है जो कि उस रेसिपिएंट ने बनाया था और कह रहा है कि वो 40,000 रुपीज का लैपटॉप मुझे वापस मतलब वो खरीदो। तो अब 40,000 रुपए प्लस 4,000 प्रिंटर की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई लैपटॉप की क्या हो गई 44,000। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और रूल्स लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।